सूरजगढ़ नाम के शहर में सुमित्रा नाम की एक औरत अपने पति मोहन और बेटा रघु के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही मेहनत करते थे। सुमित्रा शादी के पहले से ही जॉब करती थी और मोहन वो भी अच्छी जॉब पर था। दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि उनकी आगे की पीढ़ी को किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक दिन रघु अपनी माँ सुमित्रा से, माँ, मुझे एक स्कूटर चाहिए ताकि मैं स्कूल और ट्यूशन पर वक्त पर पहुंच पाऊँ। चल चल कर मेरे पैर दुखते हैं माँ। और माँ, मेरे सारे दोस्तों के पास स्कूटर है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं। तो क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, आप पापा से बात करो, मेरे लिए स्कूटर लेने को कहो ना माँ। अपने बेटे रघु की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरे ही दिन सुमित्रा अपने पति मोहन से, सुनिए तो, वो मुझे लगता है कि अब हमें स्कूटर ले लेनी चाहिए। कितने दिनों तक यूं ही चलकर ऑफिस जाएंगे? इसमें वक्त भी बहुत जाया होता है। और तो और रघु पर ध्यान भी देना बहुत जरूरी है ना। तुम ठीक कह रही हो सुमित्रा, लेकिन सुमित्रा, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और यदि हम स्कूटर लेंगे तो रघु की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ जाए। तुम तो जानती हो खर्चा कितना बढ़ रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अब रघु 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा है और यदि हम एक स्कूटर खरीदते हैं तो रघु को ट्यूशन भी जाने के लिए वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ाई में दे पाएगा। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। रघु के लिए स्कूटर खरीदना है ऐसे बोलो ना। इतना घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत है? जी, वो मुझे लगा कि क्या लगा कि मैं रघु के लिए एक स्कूटर भी नहीं खरीद सकता? अरे भाग्यवान, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी के लिए तो कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में उसके अलावा कौन है जिसके लिए हम कुछ करें? जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर रघु के अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। अब दूसरे ही दिन सुमित्रा और मोहन दोनों मिलकर रघु के लिए स्कूटर बाइक खरीदते हैं। स्कूटर देखते ही रघु बहुत खुश हो जाता है। अब वो हर रोज स्कूटर लेकर स्कूल ट्यूशन जाता और पढ़ाई करने लगा था। उसे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था। उसे पढ़ाई करते देख सुमित्रा और मोहन भी बहुत खुश थे। इतना ही नहीं, दोनों दिन भर ऑफिस का काम करते और शाम के समय घर लौटकर दोनों भी अपने बेटे के साथ रात रात जागते ताकि रघु अगर चाय या कॉफी बनाकर मांगे तो वो उसे तुरंत मिल जाए। सुमित्रा और मोहन की लाइफ पूरी तरह से संघर्षों से भरी पड़ी थी। अपने माँ पिताजी ने लिया हुआ कर्जा चुकता करते करते मोहन की कमर टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता। उन दोनों ने अपनी ख्वाहिशों को दबा डाला था। जो भी उनके मन में था उन्होंने उसे कभी भी नहीं किया ताकि कुछ पैसे बचे रहे अपने बेटे रघु के लिए। अब रघु बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था और कुछ ही दिनों में उसकी राधा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद रघु अपने पिता से, पिताजी, आप दोनों ने बहुत मेहनत कर ली, क्यों ना आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आप दोनों अब रिटायरमेंट ले लीजिए। हाँ बेटे, जरूर, अब हमें भी आराम की जरूरत है। अब मोहन और सुमित्रा अपने रिटायरमेंट ले लेते हैं और घर में ही आराम से रहने लगते हैं। एक दिन मोहन सुमित्रा से, सुमित्रा, तुम्हें गार्डनिंग का बहुत शौक था। अब ऑफिस से रिटायर्ड होने के बाद तुम अपना शौक पूरा क्यों नहीं करती? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा इतना बड़ा आंगन है कि जिसमें कई सारे पेड़ पौधे लग सकते हैं और एक अच्छा गार्डन भी बना सकती हूँ मैं। अब हर रोज सुमित्रा अपना शौक पूरा करने के लिए पूरा दिन आंगन में ही बिताती थी, जहाँ पौधों को पानी डालना, खाद डालना, कहीं खोदना, ऐसे ही काम करती रहती। कुछ ही दिनों में सुमित्रा ने अपने आंगन में बेहद खूबसूरत गार्डन बना लिया। तो उसे देख मोहन, अरे वाह सुमित्रा, तुमने तो बहुत ही कम समय में इतना अच्छा गार्डन बना लिया है। जी, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी? कौन सी कमी? अब हम इस गार्डन में झूला लगाएंगे। मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब झूलना था तब वक्त नहीं था। अब मैं अपने सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मैं आज ही तुम्हारे लिए झूला बना कर लाता हूँ। मोहन और सुमित्रा की सारी बातें राधा ने सुन ली। मोहन सुमित्रा को हमेशा ही बाहर घूमने ले जाता, सिनेमा दिखाता, होटल में खाना खाने ले जाता, लेकिन बाकी के दिन सुमित्रा गार्डनिंग का काम करती थी, तो घर के सारे काम राधा को ही करने पड़ते।
इस बात से राधा को बहुत गुस्सा आ जाता था। वो बहुत चिढ़ती थी, लेकिन सुमित्रा और मोहन उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे और अपने काम में व्यस्त रहते। एक दिन रघु घर आते ही राधा, सुनिए जी, ये क्या बात हुई? आप सुबह होते ही अस्पताल चले जाते हो और मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ। क्या आपको एक काम वाली चाहिए थी जो आप मुझसे शादी करके मुझे यहाँ ले आए, जो एक बिन पगार नौकर हो? अरे नहीं राधा, ऐसे क्यों बात करती हो तुम तो मेरी पत्नी हो। आपकी पत्नी? कौन सा सम्मान दिया है आपने मुझे पत्नी का? कभी घर से बाहर घूमने नहीं लेकर जाते, कभी सिनेमा देखने या फिर कहीं भी घूमने नहीं लेकर जाते आप मुझे। घर के सारे काम मुझे अकेली को करने पड़ते हैं। तो क्या समझूं मैं अपने आप को? आपकी पत्नी या आप सबकी नौकर? राधा, माँ भी तो घर पर ही रहती है, वो तो तुम्हें मदद ही करती होगी ना। और छुट्टी के दिन तो हम दोनों। आपकी माँ? अरे आपकी माँ को तो सिर्फ गार्डन में ही काम करना अच्छा लगता है। दोनों सुबह हुई नहीं कि बाहर घूमने चले जाते हैं। घूमकर आने के बाद पूरा दिन गार्डन में ही बिताते हैं। ये भी कोई बात हुई? अरे ये क्या उनकी उम्र है? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए उन दोनों को। ये क्या बात कर रही हो तुम राधा? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो दोनों कभी घूमने नहीं जा सकते। मैं बचपन से उन्हें जानता हूँ। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? ये कि सुबह घूमने जाते हैं, आते वक्त जोर जोर से बातें कर जोर जोर से हंसते हैं। अरे आसपास के लोगों का ध्यान भी नहीं देते, हाथों में हाथ डालकर गार्डन में घूमते हैं। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है कि उनके बारे में कोई क्या कहेगा, हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। आजकल उन्हें देख लोग बातें करने लगे हैं। कॉलेज में जाने वाले बच्चे उनकी ओर देखकर हंसते हैं और बुढ़ापे में जवान हो गए हैं कहते हैं। दिन भर गार्डन में लगे हुए झूले पर झूलते रहते हैं और आप कहते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आज के बाद एक तो मैं इस घर में रहूंगी या वो दोनों। राधा की बातें सुनकर रघु को गुस्सा आ जाता है। राधा और रघु की सारी बातें बाहर बैठे मोहन ने सुन ली थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसे दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं कि आखिर राधा और रघु में क्या बातें हुई। अपने पिता को पेपर पढ़ते देख रघु, पापा पापा। रघु की आवाज सुनकर, पापा ये सब क्या है? आप दोनों बाहर घूमना, दिन भर गार्डन में बैठकर झूला झूलना, क्या इस उम्र में आपको ये सब शोभा देता है पापा? ये सब क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ माँ, ये तो मुझे कहना चाहिए कि ये सब क्या है। आप दोनों को इतना भी समझ में नहीं आता कि आपकी उम्र क्या है और आप क्या कर रहे हो। आखिर तुम क्या चाहते हो रघु? देखिए पिताजी, ये सब ठीक नहीं है। अब आपके घर में आपकी बहू भी होती है, दिन भर उसके सामने ये सब ठीक नहीं है। ऊपर से अब लोग भी बातें बनाने लगे हैं। कौन से लोग रघु? देखिए पापा, आप दोनों को अगर ऐसे ही जीना है तो इस घर में या आप रहेंगे या हम। तो ठीक है बेटा, तुम्हारे रास्ते खुले हैं। तुम लोग जो चाहते हो वो कर सकते हो। मोहन की बातें सुन सुमित्रा, ये आप क्या कह रहे हो? सुमित्रा, तुम अंदर चलो। अब मोहन और सुमित्रा अपने कमरे में चले जाते हैं और उन दोनों को कमरे में जाते देख रघु और राधा उनकी ओर देखते ही रह जाते हैं। कुछ वक्त बीत जाने के बाद राधा रघु से, देखा ना आपने, इन्हें सच में इस बुढ़ापे में जवानी आ गई है। चुप करो तुम राधा, जरा सोचो। ये घर, सारी प्रॉपर्टी पिताजी और माँ के नाम पर है। इतना ही नहीं, हमारा अस्पताल भी उन्हीं के नाम पर है। अगर हम घर से निकल जाते हैं तो पूरी तरह से निसहाय हो जाएंगे। क्या? हाँ राधा, अब हमें इन सब चीजों के साथ ही कुछ वक्त बिताना होगा ताकि मैं कुछ अलग व्यवस्था कर पाऊं। आपने रघु को घर से जाने के लिए क्यों कहा? सुमित्रा, मैंने उसे नहीं कहा, उसी ने कहा है ये सब। और एक बात, आज के बाद इसमें से एक भी बात तुम फिर से नहीं कहोगी। हमें भी अपने सपने जीने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं। अब हर रोज की तरह सुमित्रा और मोहन घूम कर आ रहे थे। उन्हें आते देख राधा गुस्से में किचन में चली जाती है और रघु चुपचाप गाड़ी निकालकर अस्पताल चला जाता है। उस दिन अचानक मोहन का पुराना दोस्त, जिसे मोहन की हर एक बात पता थी, वो रघु के अस्पताल में इलाज करवाने आता है। तो उसे देख रघु, अरे राम काका, कैसे हो आप? क्या हुआ आपको? आइए आइए, बैठिए यहाँ पर। अरे रघु बेटे, देख तो,
उम्र के साथ चलने में भी बड़ी तकलीफ हो रही है बेटा। अच्छा, देखता हूँ काका, रुको। बेटे, मोहन और भाभी कैसी है? अब इन पैरों के कारण चल नहीं पाता हूँ बेटा, तो कब से मुलाकात ही नहीं। अब क्या बताऊँ काका तुम्हें, उन्हें तो इस बुढ़ापे में जवानी सी आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। ये आप क्या कह रहे हो काका? हाँ बेटा, मैंने उन दोनों को घुट घुट कर जीते देखा है, अपनी भावनाओं को हमेशा दबाते देखा है। चलो, कम से कम अब तो अकल आई मेरे दोस्त को। ये क्या बात कर रहे हो आप काका? माँ पापा दोनों अच्छे जॉब पर थे, हमें कोई कमी नहीं थी कभी, तो कैसा घुट घुट कर जीना? बेटा, तुम नहीं जानते, तुम बहुत छोटे थे जब तुम मोहन और सुमित्रा को उनकी ऑफिस की सीढ़ियों पर मिले थे। उन्होंने तुम्हारी असली माँ की खोज की, लेकिन वो नहीं मिल पाई, तो मोहन और भाभी ने तुम्हें ही गोद ले लिया और उनकी अपनी कोई संतान नहीं होने दी। मोहन के पिताजी ने शराब और जुए के कारण अपने आप पर ढेर सारा कर्जा कर लिया था, जिसे चुकाते चुकाते मोहन और भाभी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। दिन भर ऑफिस का काम, रात के समय तुम्हारे लिए जागना, इन सारी घटनाओं के कारण वो अपनी जिंदगी जीना भूल ही चुके थे। कम से कम अब भगवान उनसे अपनी जिंदगी जीने का मौका ना छीन ले, बस यही दुआ करता हूँ। काका, आपने क्या कहा? मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ? ये नहीं हो सकता। हाँ रघु, और मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बताई ताकि तुम अपने माँ पिता के साथ मेरे बच्चों जैसा बर्ताव ना कर पाओ। रघु राम की बातें सुनकर अपनी कुर्सी पर झट से बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद वो भागते हुए गाड़ी में जाकर बैठता है और अपने ड्राइवर को गाड़ी घर की ओर लेने के लिए कहता है। घर पहुंचकर देखता है तो सुमित्रा और मोहन गार्डन में झूले पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। वो उदास बैठे थे। मोहन भागते हुए उनकी ओर जाता है और उनके पैर पकड़कर रोते हुए, माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितना अभागा हूँ, अपने माँ पिता को पहचान ही नहीं पाया। उनकी खुशियों को उनका बेटा ही नजर लगा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। पापा, आज राम काका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने मुझ जैसे अनाथ के लिए अपनी खुद की संतान नहीं होने दी, और मैं इतना भी नहीं समझ पाया। राधा रघु की बात सुनकर हैरान हो जाती है, चौंक जाती है और वो भी मोहन और सुमित्रा से माफी मांगती है। अब उन्होंने उसे माफ कर दिया था। अब सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवा नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ रहा करता था। शिवा के बेटे और माधव बहू श्यामा की एक हादसे में मौत हो जाने के कारण उनके बच्चे राजू और श्रावणी शिवा के पास ही रहा करते थे। दोनों भी अपने पोता और पोती का अच्छे से ख्याल रखा करते थे, मगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण शिवा को घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन शारदा शिवा से, अजी सुनते हो, हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है, हमें जल्दी ही राशन लाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर शिवा बाजार में काम की तलाश में चला जाता है। शिवा की उम्र बढ़ जाने के कारण उसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं हुआ करता था। शिवा काम की तलाश में इधर उधर बाजार में घूम रहा था। तभी शिवा को एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। शिवा दिन भर मजदूरी का काम करता है और घर लौटते वक्त उसकी दिन भर की कमाई सिर्फ 200 रुपए ही मिलने के कारण वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। शिवा शारदा से, शारदा, ये पैसे लो और इन पैसों से थोड़ा सा राशन लेकर आओ। इतने से रुपए में हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पोता और पोती का क्या होगा? वही चिंता मुझे भी खाए जा रही है। तुम आज के लिए राशन तो लेकर आओ, बाद में देखते हैं। जी। ऐसा कहकर शारदा बाजार जाती है और राशन खरीद कर लाती है और खाना पकाने लगती है। तभी शिवा की पोती शिवा से, दादाजी, आप ऐसे थके हुए क्यों लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक है। इस बुढ़ापे की वजह से अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए जल्दी थक जाता हूँ। दादाजी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं मेरी बच्ची, अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे।
जी दादाजी। ऐसा कहकर श्रावणी अपने दादाजी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी राजू दादी से, दादी, मुझे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और अंडे का आमलेट बहुत पसंद है। क्या तुम दादाजी को कहोगी कि वो हमें बनाकर खिलाए? अगले हफ्ते जरूर बनाएंगे, अभी ये खाना खा लो। राजू समझदार होने के कारण अपने दादी की बात जल्दी से समझ गया और दादी से, ठीक है दादी। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया और जल्दी से सो गए। अगले दिन राजू और श्रावणी आंगन में खेल रहे थे। तभी श्रावणी राजू से, भैया, दादाजी कल काम करके कितने थक गए थे। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ श्रावणी, ये विचार तो मेरे मन में भी आया, मगर हम क्या कर सकते हैं? भैया, हमारे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और बटर आमलेट कितना अच्छा होता है। वो इतना स्वादिष्ट होता है कि उसका स्वाद मुंह में ही रह जाता है। मैं सोच रही थी, अगर दादाजी एक रेडी लगाए तो, और उस पर पनीर की सब्जी, उसके साथ ही ऑमलेट बनाकर बेचे तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ, जब दादाजी घर पर आएंगे तो हम उन्हें ये बात बताएंगे। हाँ भैया, हम उन्हें जरूर बताएंगे। शाम के समय शारदा और शिवा आंगन में बैठे थे। तभी राजू और श्रावणी शिवा के पास आकर, दादाजी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। दादाजी, मैं सोच रहा हूँ अगर हम बाजार में खाना बनाने की रेडी लगाए तो हम उस पर पनीर की सब्जी और आमलेट भी बेच सकेंगे। राजू, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मगर बेटा हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो। हाँ शारदा, इन पैसों से हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कहते ही राजू और श्रावणी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। दूसरे दिन शिवा बाजार में जाकर एक रेडी किराए पर लेकर आता है। उस पर शिवा खाने के पकवान रखकर बेचने लगता है। आज उनका पहला दिन था और इसी कारण उनके रेडी पर कोई नहीं आ रहा था। शाम के समय दो आदमी शिवा के रेडी पर आकर, अरे चाचा जी, आपने कब से रेडी लगाना शुरू किया? मजदूरी का काम करना छोड़ दिया क्या? बेटे, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा एक रेडी लगा लूं। अच्छा चाचा जी, मुझे एक ऑमलेट दीजिए और मेरे दोस्तों के लिए मसाला चीज ऑमलेट बनाइए। जी अभी बना के देता हूँ। शिवा एक प्लेट में ऑमलेट और एक मसाला चीज ऑमलेट बना के देता है। रंगा और उसका दोस्त ऑमलेट खाते हैं। तभी रंगा शिवा से, अरे चाचा जी, आपके हाथ को तो बहुत स्वाद है, मुझे ये ऑमलेट बहुत पसंद आया। आपका ये मसाला चीज ऑमलेट भी बहुत अच्छा है चाचा, हमें बहुत पसंद आया। चाचा जी, मुझे पनीर की सब्जी घर पर पार्सल दीजिए। जी अभी देता हूँ। शिवा रंगा को पार्सल दे देता है। उस दिन शिवा का धंधा ज्यादा नहीं चल पाता, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि शिवा के हाथों में जादू है, उसने बनाया हुआ ऑमलेट और पनीर की सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उसके साथ ही शारदा रोटियां, दाल, राइस बनाकर बेचा करती थी। शारदा शिवा से, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा धंधा इतना अच्छा चलेगा, हमें इतनी तरक्की मिलेगी। हमारे पोता और पोती की आइडिया की वजह से हम हमारा व्यवसाय शुरू कर पाए। हाँ शारदा, हमारे पोता पोती बहुत ही होशियार है। जी, ऐसा कहकर शिवा अपना काम करने लगता है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। राजू शिवा से, दादाजी, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो क्या हम हमारे दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला सकते हैं? ठीक है, तुम तुम्हारे और श्रावणी के दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला लेना। ठीक है दादाजी। राजू खुशी खुशी अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाकर राजू अपने दोस्तों से, सुहानी, सुरेश, गोलू, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो हमारे घर तुम जरूर आना। हाँ, हम जरूर आएंगे। हाँ, मैं भी जरूर आऊंगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। राजू के दोस्त और श्रावणी के दोस्त बर्थडे के लिए राजू के घर इकट्ठा हो जाते हैं। शिवा और शारदा श्रावणी के लिए एक केक लेकर आते हैं। तभी श्रावणी अपने दोस्तों के बीच खड़ी होती है और केक को कट करती है, सबको खिलाती भी है। थोड़ी ही देर बाद बच्चे खाना खाने बैठ जाते हैं। शिवा और शारदा बच्चों को खाना परोसते हैं। खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि बच्चे भी बड़े चाव से खाना खा लेते हैं। तुम सभी को खाना पसंद आया ना?
राजू, ये खाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बच्चों, कुछ और चाहिए तो मांग लेना। जी दादी। थोड़ी ही देर बाद खाना खाकर राजू के सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं और सभी बच्चे अपने घर जाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। बच्चों की बातें सुन उनके पेरेंट्स शिवा के रेडी पर आकर खाना खाकर देखते हैं। सभी को वो खाना बहुत पसंद आता है। शिवा और शारदा दिन रात मेहनत करके अपना व्यवसाय बढ़ा रहे थे। उनके इस व्यवसाय में श्रावणी और राजू भी उनकी मदद कर दिया करते थे। शिवा के व्यवसाय की अब बहुत तरक्की होने लगी थी। अब वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। गांव में शिवा की दुकान दादाजी की रसोई नाम से फेमस हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से रास्ते अपने आप मिल जाते हैं और हमें हमारी मंजिल प्राप्त होती है। कभी कभी छोटी सी कल्पना भी बहुत बड़ा काम कर जाती है।